अर्ज होंगी। ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव स्टडी में हम सारी चीज़ें सीखते हैं। उसमें एक कांस्टेंट सॉल्यूशन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं कि उन पे भी पहले कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं वो आया कि इन कांस्टेंट सॉल्यूशंस को अप्रोच कर रहे हैं या इससे वे जा रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। तो ये एक लीनियराइजेशन भी एक मेथड है। लीनियराइजेशन भी हम करके, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बिहेवियर होता है हम उसी को एसोसिएट कर देते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। कि सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके कोई क्रिटिकल पॉइंट पे अगर उसका बिहेवियर ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि हम कहते हैं कि सॉल्यूशन अप्रोच कर रहा है उस क्रिटिकल पॉइंट को या इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी यही कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो इस क्रिटिकल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट की नेबरहुड में, हमें पूरी डोमेन का तो नहीं पता लेकिन नेबरहुड में वो सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहा है। क्यों? कि ये इन्फॉर्मेशन हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलती है। तो आज देखते हैं जी कि लिनियराइज हम कैसे करते हैं किसी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। सपोज अ फर्स्ट ऑर्डर, ये डेफिनेशन है जी, अ फर्स्ट ऑर्डर ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई प्राइम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, यानी वाई प्राइम को डी वाई बाई डी टी रिप्रेजेंट करें एंड द फंक्शन एफ डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टी। और क्योंकि ये ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो हमारे पास फंक्शन एफ होता है वो एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा टी पे। इसका मतलब ये है कि ये ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन फिर रिव्यू कर लेते हैं। अब पॉइंट वाई सी इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा वाई सी। कब क्रिटिकल पॉइंट होगा? जब इस फंक्शन में वाई की जगह वाई सी पुट करें तो आंसर 0 देगा। A critical point is an attractor or sink। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रॉपर्टी क्या है कि an attractor if and only if, ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ सॉल्यूशंस फ्लो टुवर्ड द क्रिटिकल पॉइंट। यानी क्रिटिकल पॉइंट को हम अट्रैक्टर कहेंगे या सिंक कहेंगे अगर सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट की तरफ फ्लो करते हैं, तो हम उसको अट्रैक्टर कहेंगे या सिंक कहेंगे। और रिपेलर और सोर्स, इफ़ एंड ओनली इफ सॉल्यूशंस फ्लो अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट, अगर सारे सॉल्यूशंस क्रिटिकल पॉइंट से अवे जा रहे हूँ तो फिर हम उसको कहेंगे ये रिपेलर है या ये सोर्स है। न्यूट्रल, यानी ना वो अट्रैक्टर है ना रिपेलर है। इफ़ एंड ओनली सॉल्यूशन फ्लो टुवर्ड द क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम वन साइड एंड फ्लो अवे फ्रॉम द अदर साइड। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट, एक साइड से क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच कर रहे हूँ और दूसरी साइड से उससे अवे जा रहे हूँ, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास ये जो सॉल्यूशन, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये न्यूट्रल है। We start assuming that the function f has a Taylor approximation at y naught। हम एज्यूम करते हैं कि जो फंक्शन f है वो टेलर अप्रॉक्सीमेशन रखता है किसी भी पॉइंट y नॉट पे। किस तरह के टेलर अप्रॉक्सीमेशन? हम टेलर सीरीज एक्सपेंड कर देते हैं इस तरह, f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ y नॉट प्लस f प्राइम ऑफ y नॉट y माइनस y नॉट प्लस ऑर्डर ऑफ y माइनस y नॉट का स्क्वायर, यानी हायर ऑर्डर टर्म्स इन्वॉल्विंग y स्क्वायर एंड हायर ऑर्डर वो निगलेक्ट कर दी जाती हैं। सिर्फ 2 टर्म ली गई हैं अप्रॉक्सीमेशन में, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर और उसे हायर ऑर्डर टर्म्स निगलेक्ट कर दी गई हैं। डेनोट एफ नॉट इज इक्वल एफ ऑफ वाई नॉट। एफ ऑफ वाई नॉट को एफ नॉट से डेनोट कर लें। देन एफ प्राइम ऑफ वाई नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ वाई नॉट, एफ प्राइम ऑफ नॉट, यानी एफ प्राइम ऑफ वाई नॉट को एफ प्राइम नॉट से
डेनोट कर लें और y माइनस वाई नॉट को एक नया वेरिएबल u कह दें, देन वी गेट अब f ऑफ y किसके इक्वल होगा, इसकी जगह पे f नॉट लिख दिया प्लस f नॉट प्राइम u प्लस ऑर्डर ऑफ u स्क्वायर। Let us use this Taylor expansion on the right hand side of the equation y prime is equal to f of y। इसकी जो right hand side है f of y, इसमें ये Taylor expansion यूज़ करते हैं। and recalling that, और y prime के लिए हम ये देखते हैं कि y prime is equal to y naught plus u, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगी y naught plus u, और y prime क्योंकि y naught फिक्स है तो y prime u prime के इक्वल आ जाएगा। तो y prime is equal to y naught plus u, और इस डेरिवेटिव को ओपन करेंगे तो ये u प्राइम के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ y। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इफ़ एंड ओनली इफ टेलर सीरीज जब एक्सपेंड करेंगे तो ये u प्राइम किसके इक्वल आ जाएगी, f ऑफ नॉट प्लस f प्राइम नॉट u प्लस ऑर्डर ऑफ u स्क्वायर। ये दोनों इस तरह इक्वल हो जाएंगी। इफ़ y नॉट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f, अगर y नॉट इसका क्रिटिकल पॉइंट हो तो हमें पता है कि जब y नॉट पुट करेंगे तो f ऑफ y नॉट ज़ीरो हो जाएगा। तो f ऑफ y नॉट, ये f नॉट जो है बेसिकली f ऑफ y नॉट ही है, तो देन f नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। देन तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ y इफ़ एंड ओनली इफ u प्राइम इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, तो f प्राइम नॉट u प्लस ऑर्डर ऑफ u स्क्वायर। अब दोबारा ये इक्वेशन लिखी गई है y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ y इफ एंड ओनली इफ u प्राइम f नॉट u प्लस ऑर्डर ऑफ u स्क्वायर। फ्रॉम द इक्वेशंस अबव वी सी दैट फॉर y क्लोज टू अ क्रिटिकल पॉइंट y नॉट, यानी कि हम इस इक्वेशन से देखते हैं कि कोई y जो क्लोज हो y नॉट के क्रिटिकल पॉइंट, वेरी क्लोज हो, द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज क्लोज टू f प्राइम नॉट u। तो अगर y जो है वो क्लोज हो y नॉट के क्लोज होने का मतलब क्या है, अगर बिल्कुल वो क्लोज y नॉट के क्लोज हो, यानी y माइनस वाई नॉट का जो डिफरेंस है वो वेरी स्मॉल डिफरेंस हो। अब जब वेरी स्मॉल डिफरेंस होगा तो फिर ये जो टर्म है, क्योंकि जब आप देखें कि y क्लोज होगा जब y नॉट के, इसका मतलब ये है कि y माइनस वाई नॉट का डिफरेंस जो है वो वेरी स्मॉल है, क्योंकि y क्लोज है y नॉट के। तो जब y माइनस वाई नॉट का डिफरेंस वेरी स्मॉल है तो u, इसका मतलब है वेरी स्मॉल है, तो u अगर वेरी स्मॉल है तो u की स्क्वायर, क्यूबिक, जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो फिर निगलेक्ट की जा सकती हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ y इस कंडीशन के तहत, किस कंडीशन के तहत, जब y वेरी क्लोज हो y नॉट के, तो ये जो हमारे पास है, ये जो पूरी इक्वेशन है, फिर ये टर्म निगलेक्ट की जा सकती है, क्योंकि स्क्वायर और हायर ऑर्डर टर्म फिर और भी स्मॉलर होती जाएंगी। तो फिर y प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, ये f ऑफ y जो है इसमें ये f नॉट प्राइम u के इक्वल आ जाएगा, यानी इसकी जो राइट साइड है f ऑफ y ये f नॉट प्राइम u के इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर वन कैन गेट अबाउट अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन नियर अ क्रिटिकल पॉइंट बाय स्टडीइंग एन एप्रोप्रिएट लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y बहुत क्लोज हो y नॉट के, तो इसका मतलब है कि f वेरी क्लोज होगा f प्राइम नॉट u के, और f प्राइम नॉट u क्या है कि u प्राइम इज इक्वल टू f प्राइम नॉट u, बेसिकली ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन का बिहेवियर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होगा, वही सॉल्यूशन का बिहेवियर ये क्रिटिकल पॉइंट की नेबरहुड में इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी होगा, क्योंकि हमने अजम्पशन ये ली हुई है कि y क्लोजर टू y नॉट, y जब क्लोजर टू y नॉट हो तो ये टर्म, तो उसके ये सारी टर्म स्किप हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है तो इसका मतलब यही है कि क्रिटिकल पॉइंट का जो बिहेवियर इसके लिए होगा, इसकी नेबरहुड, उस क्रिटिकल पॉइंट की नेबरहुड में इनके सोल्यूशन का भी वही बिहेवियर होगा। The linearization of an autonomous system y prime is equal to f of y at a critical point yc is the linear differential equation
यहाँ पे ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सिस्टम नहीं होगा बल्कि सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियराइजेशन ऑफ एन ऑटोनमस differential equation y prime is equal to f of y at a critical point is the linear differential equation for the function u given by u prime is equal to f prime y of c into u। यानी जो इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो लिनियराइजेशन है किसी क्रिटिकल पॉइंट पे वो इस तरह होगी, u prime is equal to f prime u y c into u। the prime notation above u prime means du by dt, लेकिन f prime means df by dy, क्योंकि f फंक्शन है y का और y आगे फंक्शन है t का, तो इस पे चेन रूल अप्लाई होगा। पार्शियल है पार्शियल y, फिर पार्शियल f प्राइम जो है हमारे पास y विद रिस्पेक्ट टू y u, फिर उसके बाद ये डी यू, उसके बाद हमारे पास आगे आएगा जब डेरिवेटिव लेंगे डी यू बाई डी टी या जो भी आएगा हमारे पास। तो इस तरह यानी f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा यहाँ पे। फाइंड द लिनियराइजेशन ऑफ द इक्वेशन y प्राइम इज इक्वल टू साइन y एट द क्रिटिकल पॉइंट yn इज इक्वल टू n पाई। अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो इनफाइनाइट बनते हैं। अब देखें कि y प्राइम f ऑफ y को 0 पुट करें, साइन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 और y जो है वो n पाई के इक्वल आ जाएगा। तो इसके क्रिटिकल बहुत सारे बनते हैं, ये बनते हैं जी। तो हम लिनियराइजेशन एट द क्रिटिकल पॉइंट, इस क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी लिनियराइजेशन फाइंड करेंगे। राइट द particular cases for n is equal to 0 and 1 and solve the differential equation for arbitrary initial data। और यानी n 0 ले लें और n 1 कोई क्रिटिकल पॉइंट ले लें तो उसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सॉल्व करें। If we write the non-linear system as f prime is equal to y prime is equal to f of y, that f of y किसके इक्वल आ जाएगा, इसे कंपेयर करें तो f of y is equal to sin y आ जाएगा। We then compute its derivative, f prime of y किसके इक्वल आ जाएगा जी, cos y के, क्योंकि f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। We evaluate this expression at the critical point f prime at yn, y की जगह yn पुट करें तो cos n पाई और ये क्या आ जाएगा -1 पावर n। The linearization yn of the non-linear equation above is the linear equation for the unknown function un is given by। तो इसकी जो लिनियराइजेशन है वो इस तरह हो जाएगी un प्राइम, और हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि f प्राइम ऑफ yn इंटू un, तो f प्राइम ऑफ yn -1 पावर n है, तो ये इधर लिख दिया u प्राइम n -1 पावर n un। ये हमारे पास इसकी लिनियराइजेशन हो गई। अब n 0 के लिए और n हम 1 के लिए इसमें 1 n 0 पुट करें तो ये आ जाएगा u प्राइम नॉट इज इक्वल टू u नॉट, और n 1 पुट करें तो u प्राइम 1 इज इक्वल टू -u1, और उसके लिए ये फिर सॉल्यूशन इसके देखे जा सकते हैं जी। अब देखें द पार्टिकुलर केसेस n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1 आर गिवन बाय u प्राइम इज इक्वल टू u नॉट एंड u1 प्राइम इज इक्वल टू -u1। इट इज सिंपल टू फाइंड द सॉल्यूशन टू फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यानी ये दोनों लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, u नॉट इज इक्वल टू u नॉट 0 e पावर t और u1 ऑफ t इज इक्वल टू u1 0 e पावर -t। ये हमने दो लिनियराइजेशन इसकी फाइंड कर ली और फिर अबाउंड n इज इक्वल टू 0 और 1 इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। आगे जी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, ये एप्लीकेशन है, यानी कि यही सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की, तो उसकी लिनियराइजेशन चेक करेंगे, लिनियराइजेशन पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह उसकी लिनियराइजेशन होती है जी। द सिंपलेस्ट मॉडल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन प्राइम इज इक्वल टू r एंड वेयर n is the population at time t and r positive is the growth rate। यानी जो सिंपलेस्ट मॉडल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए वो सिंपल इस तरह लिया जाता है, n प्राइम इज इक्वल टू r n, जबकि n यहाँ पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और r किसी ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। This model predicts exponential growth and n of t is equal to n naught e power rt, where n naught is equal to a value of n at the point 0। तो इसका अगर सॉल्यूशन फाइंड करें तो वो इस फॉर्म में होगा n of t is equal to n naught e power 8 rt।
दिस मॉडल एज्यूम्स दैट, और ये जो मॉडल है, ये जो सिंपल मॉडल है, ये एज्यूम कर रहा है ऑर्गेनिजम्स हैव अनलिमिटेड फूड सप्लाई, hence the per capita growth rate n prime over n is equal to r is constant. तो ये मॉडल हमें ये शो कर रहा है कि वो इतनी अनलिमिटेड फूड सप्लाई है कि उनका जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है, यानी उसकी n प्राइम ओवर n जो है, जो ग्रोथ n प्राइम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन, और डिवाइडेड बाय n पर कैपिटा हो गया। तो ये हमारे पास r कोई कांस्टेंट रेट से, यानी कांस्टेंट एक रेट से ये बढ़ती जा रही है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये सिंपल मॉडल है। मोर रियलिस्टिक मॉडल एज्यूम दैट द पर कैपिटा ग्रोथ डिक्रीजेज लीनियरली विद n। तो इसका जो रियलिस्टिक मॉडल है, क्योंकि ये नॉन रियलिस्टिक मॉडल है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी भी कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और अनलिमिटेड ग्रो कर जाती है, क्योंकि उसके लिए सोर्सेज अनअवेलेबल हो जाती हैं, स्पेस अनअवेलेबल हो जाती है, फूड सप्लाई अनअवेलेबल हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए तो ये जो मॉडल है ये फेल हो जाता है पॉपुलेशन मॉडल के। इसके लिए बहुत वेरी स्मॉल पॉपुलेशन के लिए ये एप्लीकेबल है कि सपोज़ बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसके लिए ये मॉडल वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए ग्रोथ रेट, और उसके लिए ये मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन बाकी पॉपुलेशन के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए एक फर्दर एजम्पशन हम रियलिस्टिक एग्जाम्पशन ले लेते हैं कि उसका जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है डिक्रीजेज लीनियरली विद n स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव वैल्यू r। जो हमारे पास यानी उसके जो ग्रोथ रेट, उसका r ग्रोथ रेट से जो वो इंक्रीज़ कर रही है, तो साथ जो है वो n के साथ लीनियरली डिक्रीज़ भी कर जाती है, गोइंग डाउन टू 0 फॉर अ क्रिटिकल पॉपुलेशन n इज इक्वल टू k। और उसकी जो ग्रोथ है जब वो क्रिटिकल एक पॉइंट k है उसको अप्रोच कर जाती है, यानी पॉपुलेशन ग्रो करती जाती है और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि k कोई पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो वो k पॉइंट पे फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो ग्रोथ 0 हो जाती है। तो फिर हमारे पास when we consider the per capita growth n prime over n as a function of n, it must be given the formula। पहले हमने पर कैपिटा रेट n प्राइम ओवर n r लिया है, तो अब हम कह रहे हैं कि वो जो लीनियरली डिक्रीज़ कर रही है n के साथ, वो डिक्रीजिंग फैक्टर हमने ये लिया है r ओवर k हमारे पास वो मैक्सिमम है कि वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बाद वो पॉपुलेशन उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो माइनस r ओवर k इंटू n। इस तरह दिस इज़ द लॉजिस्टिक मॉडल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। और इस तरह ये लॉजिस्टिक ये इक्वेशन बना दी गई है। इसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी जो है हमारे पास जो ग्रोथ रेट है, पहले ग्रोथ रेट जो होगा वो ग्रोथ रेट एक तो ऐड करेंगे, दूसरा उस ग्रोथ रेट का लॉजिस्टिक मॉडल के लिए जो टोटल उसकी पॉपुलेशन का जो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उस पे ये डिवाइड करके तो n से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो इस रेट से हम सपोज करते हैं कि ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ भी हो रही है, यानी कि ये पर कैपिटा ग्रोथ डिक्रीज़ भी हो रही है। पर कैपिटा जब भी वर्ड आएगा तो पर कैपिटा का मतलब है पर पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन फिर हम कंसिडर कर लेते हैं। तो वो ये जो n प्राइम ओवर n है, हम इसको कह रहे हैं पर कैपिटा ग्रोथ रेट इसकी। The logistic equation describes the organism's population function n is time as a solution of the autonomous differential equation। जो logistic equation है वो organisms की population को function n को किसी भी टाइम पे represent करती है, जो इस solution है इस autonomous differential equation का, where the initial growth rate constant is r। इसका में जो initial r क्या है कि growth rate है कि एक द कैरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट k आर पॉजिटिव। तो k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी के किसी भी जो एटमॉस्फेयर में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन
रह सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, वो के है कैरिंग कैपेसिटी उस एटमॉस्फेयर की। उसके बाद पॉपुलेशन उसमें बिल्कुल एंटर ही नहीं हो सकती। जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, सपोज़ एक रूम में अगर हम कहें कि ग्रोथ रेट एंट्री ऑफ द पॉपुलेशन है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें एक रूम में स्पेस ख़त्म हो जाएगी, तो वो हम कहेंगे कि ये कैरिंग कैपेसिटी है इस रूम की। इसके बाद कोई पॉपुलेशन इस रूम में एंटर नहीं हो सकती, तो वो एंट्रेंस रुक जाती है। तो वो हमारे पास यानी कैरिंग कैपेसिटी के उसको कहेंगे, और वो रेट कहेंगे जिस रेट से वो पॉपुलेशन एंटर हो रही है। फाइंड द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सोल्यूशन टू द लॉजिस्टिक इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। इसके लिए एग्जैक्ट एक्सप्रेशन सॉल्यूशन के लिए भी इसके लिए फाइंड किया जा सकता है। ये बर्नौली टाइप इक्वेशन है, और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें पता है कि एनालिटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करके उस तरीके से इसको सॉल्व करके तो इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड किया जा सकता है। इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू y0, और जो इनिशियल कंडीशन है वो किस में लाई कर रही है, जो इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस है, इनिशियल कंडीशंस है। एंड हमारे पास वो क्या है 0 to k, यानी हमारी जो डोमेन है दूसरे लफ्ज़ों में इस y जो इसके लिए वो हमारे पास y0 की वैल्यू हमारे पास जो इसकी रेंज में आएगी वो 0 से k आएगी। उसके बाद इससे ये इनिशियल वैल्यू जो है वो इससे y एक्सीड नहीं कर सकती, पॉपुलेशन एक्सीड नहीं कर सकती, इससे सिर्फ वो 0 और k के दरमियान ही रहेगी। दिस इज़ अ सेपरेबल इक्वेशन, ये एक सेपरेबल इक्वेशन है। आप देखें दोनों साइड पे k ओवर r इधर ले आए, इसको सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रल लें तो y प्राइम डी टी के माइनस वाई इंटू वाई टी प्लस सी नॉट आ गया। एक दफ़ा इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। द यूजुअल सब्स्टिट्यूशन u इज़ इक्वल टू वाई डी यू इज़ इक्वल टू वाई प्राइम डी टी, तो y प्राइम डी टी को डी यू से डनोट कर लिया और y हमारे पास u के इक्वल रख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। जब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब दोबारा यही लिख दिया गया पार्शियल फ्रैक्शंस लेके, नो ईच टर्म कैन बी इंटीग्रेटेड। अब हर टर्म इंटीग्रेट की जा सकती है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ यू यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर टी प्लस आर इंटू सी नॉट। अब उसके बाद ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब इन टर्म्स ऑफ y जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस y ओवर k माइनस वाई आर टी प्लस आर सी नॉट, तो ये आ जाएगा y ओवर k माइनस वाई एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा c ई पावर t, और इसको लिखेंगे c ई पावर r सी नॉट t ज़ीरो पे ये c जो r सी नॉट है e पावर r सी नॉट है, उसको c से डिनोट कर दिया है, तो ये चीज़ आ गई है जी। अब उसके बाद द एनालिसिस डन एग्जांपल सेज दैट फॉर इनिशियल डाटा 0 y0 इज लेस देन के वी कैन डिस्कार्ड द एब्सोल्यूट वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन। यानी हम ये सॉल्यूशन से, क्योंकि k मैक्सिमम वैल्यू है तो k उसके बाद y जो पॉपुलेशन है वो 0 हो जाती है, तो हम y जब इस इनिशियल वैल्यू जब इस k से लेस होगी तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। जब पॉजिटिव नंबर होगा तो फिर ये मॉड ख़त्म किया जा सकता है, तो y0 ओवर k माइनस y0 इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू आ गई, जब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y ऑफ t इज इक्वल टू k y0 ओवर y0 प्लस k माइनस y0 ई पावर माइनस आर टी। ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन मॉडल का। बर्नौली इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, वो मेथड यूज़ करते हुए, तो इसका सोल्यूशन ये हम फाइंड कर लेंगे जी। आगे है जी स्केच अ क्वालिटेटिव ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन व डिफरेंट इनिशियल डाटा y0 टू लॉजिस्टिक इक्वेशन बिलो। वो तो हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते तो क्वालिटेटिव इसका एनालिसिस करते हैं इनके सॉल्यूशंस का, कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसके सॉल्यूशंस कैसे बिहेव करेंगे।
द लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी रिटन y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ y वेयर फंक्शन f इज़ द पोलिनोमियल। ये जो फंक्शन f है ये पोलिनोमियल है, सेकंड डिग्री की y स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमें पता है कि जब पोलिनोमियल हो सेकंड डिग्री की तो वो पैराबोला बनता है। द फर्स्ट स्टेप इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज टू ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द रिजल्ट इज फिगर 7। अब अगर देखें तो क्योंकि अगर ग्राफ को इमेजिन करें तो वो जो ग्राफ होता है हमारे पास ax² प्लस bx+c, उसको इमेजिन करें तो हमारे पास जब a नेगेटिव हो तो वो कनकेव डाउन होता है पैराबोला। तो यहाँ पे भी जो स्केयर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा। और इस टाइप का ग्राफ इसका बनेगा फंक्शन का। आगे मैक्सिमम वैल्यू इसकी और मिनिमम वैल्यू ये प्लॉट करके अब आगे क्रिटिकल पॉइंट्स इसके फाइंड करते हैं जी। द सेकंड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं कि कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड करते होते हैं कि वो जो फंक्शन f होता है वो 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये f ऑफ y हमारे पास ये है, जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक आ गया हमारे पास y0 इज इक्वल टू 0 पॉइंट y0 उसको कह दिया, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट y इज इक्वल टू k आ गया, उसको y1 का नाम दे दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। आगे द थर्ड स्टेप इज़ टू फाइंड आउट वेदर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर स्टेबल और अनस्टेबल, यानी क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए, क्वालिटेटिव बिहेवियर चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, पहला स्टेप क्या होता है क्वालिटेटिव स्टडी में कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करते होते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं तो फिर सेकंड स्टेप की तरफ जाते होते हैं कि सेकंड स्टेप, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो होते हैं या जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो कांस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो फिर हम सेकंड स्टेप क्या करते होते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये करते होते हैं कि जो उसके नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं उनका बिहेवियर चेक करते हैं। और उनका बिहेवियर जो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा या तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं या उसे अवे जा रहे होते हैं। तो फिर सेकंड हम स्टेप में क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि सॉल्यूशंस आया कि ये क्रिटिकल पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे या क्रिटिकल पॉइंट से अवे जा रहे होंगे। तो उसके लिए वेयर द फंक्शन f इज़ पॉजिटिव और सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन f है सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ये फंक्शन f जो ले रहे हैं ये जिस डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर उसका राइट एरो लगा देंगे, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका लेफ़्ट एरो लगा देंगे जिस रीजन में। अब तो यहाँ पे देखें ये कि जनाब ये ज़ीरो की राइट साइड पे देखें तो ये फंक्शन है, इसका मतलब है पॉजिटिव डेरिवेटिव उसका f पॉजिटिव है। जब f पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे एरो आ जाएगा, और 0 से लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये f नेगेटिव है, तो ये लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव f है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ये इधर आ जाएगा एरो। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो k में k की राइट साइड पे अगर देखें तो k की जब y ग्रेटर दैन k हो, इधर से देखा जा सकता है y ग्रेटर दैन k हो तो f हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब f नेगेटिव होगा, इधर से भी ग्राफ से भी पता चल रहा है f नेगेटिव होगा राइट साइड पे, तो एरो टूवर्ड दिस पॉइंट आएगा। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो फंक्शन इस पॉइंट की जो लेफ़्ट साइड पे है वो फंक्शन पॉजिटिव है। जब फंक्शन पॉजिटिव है तो इसकी जो एरो है वो राइट साइड पे आएगा एक्स एक्सिस पे। This is all the information we need to sketch a qualitative graph of solutions to the differential equation। तो ये हमने पूरी जो है वो उसका क्वालिटेटिव ग्राफ सॉल्यूशंस का डिस्कस करने के लिए इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। इंफॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट कर लिया है कि पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट हमने फंक्शन f को देखते हुए तो फिर क्रिटिकल पॉइंट के एरो लगा दिए हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो क्रिटिकल पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे या क्रिटिकल पॉइंट से अवे जा रहे होंगे। सो द लास्ट स्टेप इज़ टू पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन द वाई टी प्लेन, क्योंकि हमारे पास dy बाई डी टी डिफरेंशियल इक्वेशन है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लास्ट स्टेप ये है कि इस सारी इंफॉर्मेशन को टी वाई प्लेन में
हम प्लॉट करें कि टी वाई प्लेन में ये क्या आ रही है जी, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबव इज नाउ द वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाई था, वाई और एफ ऑफ वाई में ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ था। ये जो है ये वाई और एफ ऑफ वाई और टी वाई प्लेन में अब दो टाइप के हैं, आप देखें वाई और एफ ऑफ वाई, यानी कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वाई प्राइम डिपेंडेंट वेरिएबल और आगे जो राइट साइड है एफ ऑफ वाई, उस पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये फेस पोर्ट्रेट। अब हम उसका ग्राफ यानी सॉल्यूशंस का टी के लिहाज से, वाई सॉल्यूशन का टी के लिहाज से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। The horizontal axis and we plot the solution y of the differential equation, the result is given 10। अब टी वाई प्लेन में सॉल्यूशंस उसके इस तरह होंगे कि पहले हमने जो कांस्टेंट सॉल्यूशंस हैं उनकी ये लाइन बना दी हमने टी वाई प्लेन में कि ये ज़ीरो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी एक लाइन आ गई, के इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी लाइन आ गई। तो वो हमने देखा था यहाँ पे फिगर में कि सॉल्यूशन जो है वो इधर हमने देखा था कि सॉल्यूशन जो है वो के को अप्रोच कर रहे हैं, एरो जो लगाए हुए हैं वो एरो से एरो के की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एफ को देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव से ये एरो लगाए हैं, तो सॉल्यूशन के को अप्रोच कर रहे हैं। और इधर देखें तो सॉल्यूशन ज़ीरो से अवे जा रहे हैं, तो वही सॉल्यूशन हमने इस तरह प्लॉट कर दिए हैं कि कोई जो टिपिकल सॉल्यूशन है वो अवे जा रहे हैं ज़ीरो से और के को अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह ऊपर से भी जो सॉल्यूशन है वो आके तो के को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस तरह ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी आ गई और हमारे पास के सॉल्यूशन जो होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट हम सॉल्यूशन हमने नहीं फाइंड किए, सिर्फ सॉल्यूशन की वो टाइप बताई है कि सॉल्यूशन इस टाइप के होंगे, इस तरह के एग्जैक्ट उनके ग्राफ। वैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो एग्जैक्टली चले सॉल्व हो गई है तो ग्राफ ये बन गया, लेकिन वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट उसकी कर्व बन सके, लेकिन उन कर्व की शेप को डिस्कस किया जा सकता है कि वो कर्व किस टाइप की होंगी, वो पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही होंगी या अवे जा रही होंगी। The fourth step is to find where the curvature of a solution in concave or concave down। फोर्थ स्टेप में हम देखते हैं कि जो फंक्शन है सॉल्यूशन है वो कनकेव अप कब है और कनकेव डाउन कब है, y जो है। द इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय y डबल प्राइम, क्योंकि कनकेव अप और कनकेव डाउन हम किस से फाइंड करते होते हैं, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उससे हाँ लोग जो हम रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं, तो रिलेटिव मैक्सिमा हो अगर किसी पॉइंट पे तो हम कहते हैं कि वो उसकी नेबरहुड में वो कनकेव अप होगा, और इसी तरह अगर कोई रिलेटिव मिनिमा हो तो फिर हम कहते हैं कि वो कनकेव डाउन हमारे पास कनकेव अप होगा। तो वाई डबल प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, वाई प्राइम एफ ऑफ वाई के इक्वल है, वाई डबल प्राइम एफ प्राइम वाई एफ ऑफ वाई के इक्वल आ गया। अब अगर ये यानी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है रिलेटिव मिनिमम, जब रिलेटिव मिनिमम हो तो इसका मतलब ये है कि कनकेव अप, तो इसका मतलब ये है कि ये कनकेव अप होगा। और इसी तरह अगर ये प्रोडक्ट उसका डाउन हो, डाउनवर्ड हो, एफ ऑफ वाई और एफ प्राइम वाई अगर लेस दैन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है रिलेटिव मैक्सिमम, जब रिलेटिव मैक्सिमम होगा तो वे फिर वो कनकेव डाउन होगा। तो इसका मतलब ये कनकेविटी हर पॉइंट पे ये चेक कर दी गई है कि ये इधर जो है वो ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे ये कनकेव डाउन होगा, इसी तरह ज़ीरो की राइट साइड पे ये कनकेव अप होगा, फिर उसके बाद ये के की लेफ़्ट साइड पे ये कनकेव डाउन होगा और के की जो राइट साइड है उस पे ये कनकेव अप होगा। आगे हम लीनियराइजेशन इसकी फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये तो हमने उसके सॉल्यूशंस के क्वालिटेटिव स्टडी कर ली कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके तो कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे उसके कर्व जो है वो सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। आगे हम लीनियराइजेशन की तरफ आते हैं कि लीनियराइजेशन के ज़रिए हम कैसे देखते हैं। ये तो वैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लिया है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रिटिकल
पॉइंट्स फाइंड करके और फेज पोर्ट्रेट ड्रा करके वो एफ फंक्शन के साइन दे के हमने अंदाज़ा लगा लिया कि सोल्यूशन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं और सोल्यूशन इस पॉइंट से अवे जा रहे हैं। अब लीनियराइजेशन के मेथड से हम चेक करेंगे कि लीनियराइजेशन के मेथड से लीनियराइज करके कैसे सोल्यूशन की जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे हम देख सकते हैं। Find the linearization of the logistic equation y prime is equal to r y1 minus y k at the critical points, वही जो उसके critical point है y is equal to 0 and y1 is equal to k. Solve the linear equation for the arbitrary initial data. तो कोई भी यानी इनिशियल डाटा लेके इसको सॉल्व करें। इफ़ वी राइट द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आएगा y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर वाई इंटू 1 माइनस वाई ओवर के। तो इसको अगर इस फॉर्म पे लिखे एफ ऑफ वाई हमारे पास इसके इक्वल हो तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। जब ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू के। वी नीड टू कंप्यूट एफ प्राइम y, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लीनियराइजेशन है वो किसके इक्वल होती है, एफ प्राइम ऑफ u इंटू यू नॉट। इस तरह हमने पढ़ा था एफ प्राइम नॉट यू प्लस इंटू यू। तो फिर एफ प्राइम ऑफ वाई वो यू हमारे पास वही जो वाई माइनस वाई नॉट की फॉर्म में आ रहा था। तो वी नीड टू कंप्यूट एफ प्राइम ऑफ यू। एफ प्राइम ऑफ यू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद फॉर द क्रिटिकल पॉइंट y इज इक्वल टू 0 वी गेट द लिनियराइज्ड इक्वेशन u नॉट प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एफ प्राइम एफ नॉट प्राइम हमारे पास वो वैल्यू होगी क्रिटिकल पॉइंट पे और वो हमारे पास आ जाएगी r और साथ आ गया जी यू नॉट, क्योंकि एफ प्राइम हमारे पास आप देखें एफ हमारे पास ये है तो एफ प्राइम हमारे पास इसके इक्वल आएगा। जब क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे 0 पुट करेंगे वाई नॉट तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो एफ प्राइम वाई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, वो आर के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गया, फिर यू नॉट के इक्वल आ गया। इसी तरह और इसको जब लिखें तो यू टी इज इक्वल टू इसका सोल्यूशन जब आएगा तो वो आएगा यू नॉट इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ 0 इंटू ई पावर आर टी। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट वाई वन ऑफ के वी गेट द लाइज्ड इक्वेशन यू वन प्राइम टी इज इक्वल टू माइनस आर यू वन। अब देखें क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे एफ प्राइम वाई जब वाई वन के पुट करेंगे, यहाँ पे के पुट करेंगे तो आर माइनस 2r ये माइनस आर के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी यू वन प्राइम टी इज इक्वल टू माइनस आर यू वन और यू वन टी इज इक्वल टू आ जाएगा यू वन 0 ई पावर माइनस आर टी। और ये दो सॉल्यूशंस आ गए। अब इन दो सॉल्यूशंस लिनियराइज्ड सिस्टम को भी देखते हुए हमें ये अंदाज़ा हो रहा है जो क्रिटिकल पॉइंट यानी जो 0 है वो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 0 अनस्टेबल है और ये जो क्रिटिकल पॉइंट जो दूसरा है के ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट इस वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्रिटिकल पॉइंट अगर दोनों के फाइंड करें तो वो इसका भी 0 होगा क्रिटिकल पॉइंट। कैसे, जब एफ ऑफ यू ये राइट साइड पे ये फंक्शन है इसको 0 के इक्वल पुट करें तो आर तो 0 के इक्वल नहीं है, यू नॉट 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करें तो यू वन 0 आ गया। इसका मतलब यह है दोनों के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है। तो यू नॉट ये जो सॉल्यूशन है ये अगर ई पावर आर टी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन इसका जो है वो 0 से अवे जा रहा है, u इज इक्वल टू 0 से अवे जा रहा है। और इसी तरह इसका जो सॉल्यूशन है वो u इज इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा है। From this last expression we can see that for y naught is equal to 0 the critical solution u naught is unstable, for y1 is equal to k the critical solution is unstable। यानी कि ये हम इससे देख रहे हैं कि ये जो अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन यू नॉट यू वन इज इक्वल टू 0, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रिवियल सॉल्यूशन इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दोनों 0 0 हैं तो उसके कोइंसाइड विद द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो स्टेबिलिटी है ये कोइंसाइड करती है किससे, उस क्रिटिकल पॉइंट से कि यू नॉट अब किसके इक्वल होगा। अब यू है हमारे पास y माइनस वाई नॉट, तो वाई नॉट जब वाई नॉट 0 होगा तो ये यू नॉट आ जाएगा। यू नॉट क्रिटिकल पॉइंट जो यू नॉट है उसका
वो करस्पॉन्ड करेगा किसको, वाई नॉट ज़ीरो को। और जो क्रिटिकल पॉइंट है u1 इज इक्वल टू ज़ीरो, जब y इज इक्वल टू वाई के हो जाएगा तो हमारे पास u1 जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो u1 और u2 हमारे पास जो ज़ीरो है, u0 एक ज़ीरो जो है वो y0 ज़ीरो को करस्पॉन्ड कर रहा है, और u1 जो है वो ज़ीरो, u1 इज इक्वल टू ज़ीरो जब रखेंगे तो u1 का मतलब है दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट इधर हम देखते हैं अगर, तो वो हमारे पास बल्कि यहाँ से नहीं, अगर u की फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास आता है y माइनस जो वो आएगा y माइनस वाई नॉट वाई वन इज इक्वल टू ज़ीरो, y वहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट है वो k के इक्वल आ जाएगा। यानी इस लीनियर सिस्टम में तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो, सॉरी सिस्टम नहीं बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो पीछे इक्वेशन बन रही है नॉन लीनियर के लिए, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ज़ीरो, यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये करस्पॉन्ड कर रहा है वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो को, क्योंकि वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो को यूज़ करके तो हमने लिनियराइज्ड ये इक्वेशन बनाई है। तो इसी तरह वाई नॉट वाई वन इज इक्वल टू के को यूज़ करके ये लिनियराइज्ड इक्वेशन बनाई है। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, वो वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो को करस्पॉन्ड कर रहा है, और इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वाई वन इज इक्वल टू यू वन इज इक्वल टू ज़ीरो, वो वाई वन इज इक्वल टू के को ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो को अगर करस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि वाई नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वाई नॉट की ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो की नेबरहुड में जो वाई के सॉल्यूशंस हैं वो ज़ीरो से अवे जा रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन u1 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से u1 इज इक्वल टू ज़ीरो करस्पॉन्ड कर रहा है, मैंने बताया कि u1 इज इक्वल टू ज़ीरो वाई वन इज इक्वल टू के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका जो सोल्यूशन है वो के पॉइंट की प्रॉपर्टी बता रहा होगा कि ये सोल्यूशन अगर अब देखें ये अगर हम ज़ीरो इधर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई वन इज इक्वल टू के, इसका मतलब ये है कि के की नेबरहुड में जो सॉल्यूशंस हैं उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के वाई वो सॉल्यूशंस के को अप्रोच करेंगे।